गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज वापस से आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर है जिसका नाम है मूरना इंडा। चैप्टर नंबर 14 स्टैंडर्ड 12 एंड गुजराती के अंदर ये बहुत ही खूबसूरत चैप्टर में से एक है। एक कहावत है, मूरना इंडा चितरवा ना पड़े। मतलब होता है कि जो सज्जन होते हैं, जो प्रतिभाशाली व्यक्ति होते हैं, जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, उसके बच्चे, उसके संतान भी उतने ही प्रतिभाशाली एंड अच्छे होते हैं। लाइक अ मोर, लाइक अ पिकॉक, कि जितना खूबसूरत पिकॉक होता है वैसे ही खूबसूरत उसके फैदर यानी कि पीछा होते हैं, एंड ऐसे ही खूबसूरत उसके बेबी यानी कि अंडे होते हैं, है ना। तो ये जो चीज है हम आज इस कहानी के अंदर हम समझने वाले हैं। पर सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे, हमारे लेखक महोदय के बारे में जानकारी लेंगे। ईश्वर भाई मोती भाई पेटलीकर। बहुत ही अच्छी तरह से हम इसको लर्न कर सकते हैं। पेटलीकर इज अ सरनेम। पेटलाद के अंदर पेटली नाम का गांव, सब जगह पर पेटली वर्ड इस्तेमाल हो रहा है। पेटलाद जो तालुका है, नडियाद और आनंद के पास आया हुआ है, वो है पेटलाद। तो पेटलाद तालुका है, छोटा सा टाउन है, उसके पास पेटली नाम के गांव के अंदर रहते हैं पेटलीकर जी, ईश्वर पेटलीकर। बहुत ही बेहतरीन एक लेखक है। इसके अलावा समाज एंड पॉलिटिक्स यानी कि राजकारण के बड़े बड़े जो प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर उसने ध्यान रखकर उसने काफी अच्छा रिपोर्टिंग यानी कि पत्रकार का काम किया। नॉवेल एंड शॉर्ट स्टोरी, इसके ऊपर भी काफी सारी उसके हाथ अच्छी तरह से चले। जन्म टिप, मारी हैया सगड़ी, भवसागर जैसे बेहतरीन नॉवेल यानी कि नवल कथा उसने लिखी। टूकी वार्ता, काशीनु करवत लोहिनी सगाई, मानता, आज की जो हमारी स्टोरी है वो मानता वार्ता संग्रह में से ली गई है। तो ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि આજનું જે ચેપ્ટર છે, या आपको ऐसे पूछेंगे कि मूर्ना इंडा कृति, ये कृति यानी कि चैप्टर या पोएम को कृति कहेंगे। मूर्ना इंडा कृतिना कर्ताનું નામ જણાવો, कर्ता यानी कि लेखक, दैट इज ईश्वर पेटलीकर जी। ईश्वर पेटलीकરની કૃતિનું નામ જણાવો, ધેટ ઇઝ મોરના ઈંડા। ठीक है, क्या पुस्तक माथी लेવામાં आवेल છે, दैट इज मानता पुस्तक या फिर वार्ता संग्रह माथी लेવામાં आवेल છે। तो ये रहे हमारे इंट्रोडक्शन के शॉर्ट आंसर्स। अब ध्यान देते हैं वार्ता के ऊपर, स्टोरी के अंदर। तो स्टोरी में एक पुत्र की कसौटी यानी कि एक टेस्ट ले रहे उसके परम पूज्य पिताजी। पिताजी का नाम है महीजी बारिया, एंड वो जो काम कर रहे हैं वो काम करने जा रहे हैं उसका पुत्र, एंड वो पुत्र की कसौटी खुद उसके पिताजी ही ले रहे हैं। तो देखते हैं पिताजी किस तरह से उसकी कसौटी ले रहे हैं, एंड कहानी कहाँ से शुरू होती है वो भी देखते हैं। काफी सारे कॉम्प्लिकेटेड वर्ड हम इसके अंदर बताने वाले हैं, तो उसको हम समझते जाएंगे। यहाँ पर इमेजिनेशन आपकी क्लियर हो सके इसलिए हमने इसके अंदर काफी सारी इमेज डाली है, ताकि आप इस सारी चीजों को समझ सको। पर जब पहले हम पैराग्राफ को पढ़ेंगे एंड बाद में आपको मैं सारे कैरेक्टर्स समझाता हूँ, ठीक है, ताकि आपके इमेज क्लियर हो सके। रेलवे की लाइन जो है, आपको मैं बता दूं, गुजरात जो है, गुजरात, उस गुजरात के अंदर आपने भरूच, बरोड़ा, नडियाद, आणंद, अहमदाबाद, ये जो एरिया है, वहां से यहां पर आया है आणंद, और आणंद से इधर की साइड में जाते हैं, दैट इज खंभात, है ना। तो ये जो एरिया है दैट इज खंभात का एरिया है। ये कच्चा रास्ता है, और ये कच्चे रास्ते के अंदर उस समय के अंदर रेलवे ट्रैक यानी कि रेलवे लाइन नहीं थी। ये उस समय की बात है, अभी तो वहां पर रेलवे लाइन हो चुकी है। तो आणंद से लेकर खंभात पे कोई भी प्रकार की रेलवे लाइन नहीं हुआ करती थी, ये उस टाइम की बात है। खंभात के बहुत ही पॉपुलर एक सेठ थे, उसका नाम था किलाचंद सेठ, दैट इज किलाचंद सेठ। एंड उसकी एक लौती बेटी थी, उसका नाम था कबू, जो कि शादी करके बॉम्बे में जाकर सेटल हो चुकी थी। ठीक है, अब क्या है, उसके अच्छे दिन जा रहे थे, मतलब वो प्रेग्नेंट थी, और उसके कारण से नॉर्मली गुजरातियों में और ज्यादातर ये कास्ट में ऐसा होता है कि फर्स्ट डिलीवरी जो है वो पिताजी के घर पे होती है ना, पियर में होती है। तो इसके कारण से कबू जो है वो अपने पिता के घर यानी कि खंभात आ रही थी। तो इसके कारण से किलेचंद सेठ ने अपने मुनिम जी, जिसका नाम क्या था, माणेक मुनिम जी, माणेक मुनिम जी को कहा था कि मेरी जो बेटी है कबू, वो आनंद रेलवे स्टेशन पे उतरेगी, तो आप वहां से इधर खंभात आप लेके आओगे।
बोला ठीक है। तो माणिक मुनिम जी को कबू को रेलवे स्टेशन ले जाने के लिए काम सौंपा गया था। पर कबू की मतलब जो है साथ में एक फ्रेंड भी आ रही थी, या आप कह सकते हो उसकी नौकरानी थी, फ्रेंड थी या रिलेटिव थी, वो यहाँ पर डिस्क्राइब इस चैप्टर में नहीं किया गया था। फिर और एक लड़की आ रही थी, उसका नाम था कीकी। तो दैट इज कीकी, दैट इज कबू। कबू एंड कीकी बाय ट्रेन आ रहे थे, एंड वहां पर यानी कि आनंद रेलवे स्टेशन पे माणिक मुनिम जी लेने जा रहे थे। कैसे जा रहे थे? तो बाय बैलगाड़ी, है ना, इसको कहते हैं बड़द गाड़ी। तो दो बड़द गाड़ी के साथ माणिक मुनिम जी उसको लेने जा रहे हैं, ताकि एक के अंदर सारे लोग बैठ सके और दूसरे में जितना सारा सामान होगा वो सामान आ सके। ठीक है। तो खंभात ना किलेचंद सेठनी दिक्री कबू सारा दहाड़ा मतलब अच्छे दिन जा रहे थे। इसके कारण से मुंबई थी वो आनंद उतरी। तेनो सब धो साथ जोई, मतलब उसके पास काफी सारा सामान होगा, है ना, और कॉस्टली सामान होगा, गहने होंगे। तो उसके लिए जो पियर आने वाली है वो अपनी एक बीजी બહેનની સાથે આવવાની હતી। તેને લેવા જવા માટે ખંભાથી શેઠે બે ગાડી, ગાડી का मतलब यहाँ पर बैलगाड़ी है, એને લઈ અને મુનિમજીને મોકલ્યા હતા। एक गाडू खासू मतलब ज्यादातर खासू सर सामान से यानी कि सामान से खींचोखींच एकदम खींचोखींच कंजेस्टेड होके वहां पर भर जाएगा, एंड दूसरे के अंदर सब इंसान बैठ पाएंगे। इस हिसाब से दो बैलगाड़ी लेकर माणिक मुनिम जी आनंद स्टेशन पे गए थे। जोखम लदाયેલું હોવાથી કબૂનું શરીર, एक तो कबू भी प्रेग्नेंट थी, ऊपर से नई नवेली दुल्हन जब घर पे आती है पापा के घर पे, तो बहुत सारे ऑर्नामेंट्स पहन के आती है, रीजन के मेरे वहां पर ससुराल में बहुत ही अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऑर्नामेंट से ऊपर से प्रेग्नेंट है, ऊपर से दो लड़कियां हैं, तो इसके कारण से जोखम था। और इसके कारण से माणिक मुनिम जी में दो अच्छी बैलगाड़ियां लेके जाते हैं। જોખમથી લદાયેલું કબૂરનું શરીર જોઈને માણેક મુનિમે કહ્યું કે અરે બહેન આટલું બધું જોખમ સાથે ના લેવું જોઈએ। ये जोखम मतलब यहाँ पर इतने सारे जो ऑर्नामेंट्स पहन रखे हैं, उसको देखकर माणे मुनिम जी ने कहा कि इतने सारे आपने क्यों ऑर्नामेंट्स पहन रखे हैं, ये आपको नहीं पहनने चाहिए। परंतु कबू जो थी उसने स्त्री स्वभाव से बहुत ही इजीली कहा चाचा को कि काका जी, तो कि हाँ, जोखम ना लावे ना ત્યારે પીહર में मतलब मेरे पिताजी को उसको कैसे पता चलेगा कि દીકરી જે છે તે ससुराल में કેટલી બધી सुखी છે, कितना उसको वहां पर सुख समृद्धि मिल रही है। तो ये तो हमारा दिखावा है, या फिर कह सकते हैं कि ये हमारी आन बान और शान है ससुराल की, और वो हमें मायके में दिखानी पड़ती है, और ये स्त्रियों का स्वभाव होता ही है। इस तरह से कबू ने माणिक मुनिम जी को सारी बात समझाई। કબૂને જોઈને ત્યારે એના મનમાં એક વાત ઘૂંટાતી હતી। કોને? માણેક મુનિમજીને। મુનિમને કહી નાખી। પિયર યા તો જાણતા જાણશે, माणिक मुनिम जी ने कहा, પણ આપણું આ જીવનું તો જોખમ છે ને। अगर आप इतने सारे ऑर्नामेंट्स पहन के आओगे तो कितना सारा परेशानी होगी, क्योंकि यहाँ से यानी कि हमें आनंद से जब खंभात जाते हैं, बीच में बहुत ही गाढ़ जंगल, रास्ता भी बहुत ही खराब है, लूट फाट चोर डकैत बहुत सारे होते हैं। इसलिए ऑर्नामेंट्स के कारण से कभी कभी हमारा जान का जोखम भी हो जाता है। इसलिए माणिक मुनिम जी एक बनिए थे, वाणिया હતા। तो उसने अपने वाणिया बुद्धि वापरी और इस तरह से समझाने की कोशिश की कबू को। आ तो सारू छे कि अपनी पास से दो सारा गाड़ी चलाने वाले को कहते हैं गाड़ी, तो बैलगाड़ी चलाते हैं ना उसको गाड़ी कहते हैं। तो दो उसके साथ थे, एक का नाम था दलभाई जो एक बैलगाड़ी चला रहे थे, और दूसरे का नाम था वजय संघ। आ तो सारू छे वजय संघ ने दलभाई जेवा गाड़ी छे એટલે કશો ભો का मतलब होता है डर, આપણને कशो डर नहीं। बाकी इतनी लंबी वाट मतलब इतना लंबा रास्ता है कि क्या कहूं बहन तुम्हें। इस तरह से हमारे वाणिया बुद्धि का इस्तेमाल किया माणिक मुनिम ने, और कबू को समझाने की कोशिश की। वाणिया विद्या कारगत लागी, એટલે મુનિમને એ વાક્ય પૂરું કરવા દીધા વગર જ હાલતે શિંગડે બળદને હાલી રહેતા દલભાઈ બોલી उठिया। अब क्या है कि अगर आप अच्छे लोगों को हमारे साथ लेके आए हो तो आप उस अच्छे लोगों को भरोसा भी करना चाहिए। अब माणिक मुनिम ने पूरे के पूरे खंभात के अंदर जो सबसे बेस्ट गाड़ी चलाने वाले होते हैं उसको चुन के लेके आए थे। लेके आए पर भरोसा तो नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके कारण से इन दोनों को थोड़ा बुरा लगा कि एक तो आप हमें इतने अच्छे मतलब ये लोग कॉस्टली है, बहुत ही हाई ये चार्ज करते थे गाड़ी चलाने का।
तो इन लोगों को बुरा लगता है कि भाई एक तो आप हमें लेके आए, ऊपर से आप भरोसा भी नहीं करते हो। तो दल भाई उस वक्त बोल उठते हैं कि हे माणેક मुनि, તમે તમારે क्यों आप फिकर कर रहे हो, बेफिक्र रहो। હું અને વજયસંગ છીએ ત્યાં સદુ કબુ બોન ને, બોન यहाँ पर देशी शब्द है, इज अ बहन। कबू बहन ने कोई हाथ पण अड़काशे नहीं, कोई उसको छू भी नहीं पाएगा। हमें जीवते जीवे शू काम, अगर हम यहाँ पर खड़े हैं और कबू बहन को किसी ने हाथ लगा दिया तो हमारा जिंदा रहना नकामा है। हम जब तक है तब तक उसको कोई हाथ भी नहीं लगा पाएगा। અને સરસામાનનું ગાડું ચલાते चलाते, सरसामान जो वजय संघ है वो उस बैलगाड़ी को चला रहे हैं जिसके अंदर सामान है, एंड दल भाई उस बैलगाड़ी को चला रहे हैं जिसमें सारे लोग बैठे हैं। ठीक है, ये बात को आप याद रखिएगा। वजय संघ जो है सामान को चलाने वाली गाड़ी चला रहे हैं और ये इसमें। तो सरसामान गाड़ू चलाने वाले वजय संघ ने बूम पाड़ी। दल भाई ने भी उसको सपोर्ट किया, बात सही बोल रहे हो दल भाई, वजय संघ आप भी बात सही बोल रहे हो। और माणेक मुनिम आप क्या बातें कर रहे हो कि एक तो आप हमारे को लेके आए हो और आप इस तरह से टेंशन ले रहे हो, आप टेंशन मत रखो, कबू बहन को कोई हाथ भी नहीं लगा पाएगा। अगर हाथ लगाना है तो उसको हमारी जान के सामने खेलना पड़ेगा। दल भाई ने भी उसको सपोर्ट किया, वजय संघ और दल भाई ने स्माइल की और धीरे धीरे करके वहां से यानी रेलवे स्टेशन से वो अपने गांव की ओर निकल पड़ते हैं। वजय संघे वड़ी ठेक सुधी खातरी आपता आपता और सपोर्ट किया कि मारू गाडू लूटाए। आपको क्या लगता है माणેક मुनिम जी, हमारा गाड़ा कोई लूट सकता है? हे माणેક मुनिम जी, जो कोई ने एवी बात करता भी नहीं, आप किसी को भी गलती से बात मत कर देना। हमें कोई खिचड़ी खाओ, खिचड़ी ज्यादातर गरीब लोग खाते हैं, खिचड़ी बीमार खाते हैं, खिचड़ी ज्यादातर वृद्ध या बच्चे खाते हैं, है ना। तो ये कहते हैं कि हम कोई छोटे मोटे काम चलाओ गाड़ी चलाने वाले नहीं है ना। और हमारा गाड़ा जो है उसको लूटने की किसी की हालत नहीं है कि अगर हमारा एक नाम पड़े ना कि दल भाई और वजय संघ का गाड़ा है, वहां पर से लोग निकलने से, बीच में से निकलने से डरते हैं और आप बोलते हैं हमारा गाड़ा लूट जाएगा, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। इस तरह से वजय संघ ने बात की અને વાત સાચી હતી, ये बात भी सही थी कि खंभात का जो इतना एरिया है, उस इस एरिया के अंदर ये जो दोनों गाड़ी वाले हैं वो बहुत ही पॉपुलर थे। गाड़ीवाद तो घने थे, पर ज्यादातर जो थे वो बैलगाड़ा चलाते थे, यानी कि खेतर है या गोडाउन है वहां से माल सामान लाके रखना ले जाना, ऐसा काम करते थे। जबकि दलभा और वजय संघ एक तरह से लग्जरियस ड्राइवर टाइप के बैलगाड़ी वाले थे कि वो प्रोटेक्शन भी देते थे एंड सर सामान को ले जाते थे। हाँ, चार्ज भी वो हाई करते थे। इसलिए लिखा है यहाँ पर कि मालना गाड़ा लेवा जई माटेનું વેતરું मोटा भागे बधा करता था। वेतरू यानी गधा मजूरी करना, कि गांव के अंदर बहुत सारे थे जो छोटे मोटे बैलगाड़ी चलाने का काम करते थे, जबकि ये लोग कभी छोटी मोटी काम नहीं करते थे। यानी इधर से उधर सामान ले जाना, ये करना वो करना उसने कभी नहीं किया था। उसने ज्यादातर कौन सा काम किया था, वही काम किया था जिसमें डेरिंग हो, ज्यादा चार्ज हो। એટલે કભી મોટા ભાગે બધાએ દલભાઈ અને વજયસંઘને બે વાત જુદી જ थी। दलभाई कणबी थे, कणबी जाति के, कणबी कम्युनिटी के थे, जबकि वजय संघ रजपूत थे। ये बात आपको याद रखनी है और ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि दलभाई कौन सी कम्युनिटी के थे एंड वजय संघ कौन सी कम्युनिटी के थे। तो इजीली आप याद रख सकते हो। संघ यानी कि सिंह शब्द आता है, वो रजपूत में क्षत्रिय में इस्तेमाल होता है, जबकि ज्यादातर भाई शब्द कणबी पटेल कम्युनिटी में इस्तेमाल होता है। तो दल भाई इज अ कणबी, वजय संघ सिंह यानी रजपूत। इस तरह से याद रखिएगा, ठीक है। બંનેનો ધંધો बहुत ही जोखमी था, डेरिंग वाला था। गाड़ी ने ले जतो, ज्यादातर इसकी बैलगाड़ी कौन हायर करता था, जिसको ज्यादा डेरिंग का काम हो, कहीं से सोना चांदी या बहुत बड़ी बारात को ले जाना हो, क्योंकि बारात को लूटने वाले बहुत सारे जो डकैत होते हैं, लुटारू लोग होते हैं, डाकू होते हैं, वो होते हैं। पर जब इसकी बैलगाड़ी होती तो कोई भी डाकू चोर इस पे हाथ लगाता नहीं था। और वही कारण था कि इसकी जो गाड़ी चलाने का काम जोखमी था, इसलिए वो ज्यादा चार्ज करते थे। ગાડિતનો કામ बहुत ही ભયંકર था। ગામ પર ગામ એમના ગાડા માણસો લઈને ફરતા હતા અને એવો ટપ્પોય ન મળે તો એ ભૂખ્યો સિંહની જેમ घास न खाए, कि अगर उसको कुछ भी ना मिलता गाड़ी चलाने के लिए, तो कहते ना कि भूखा सी कभी घास नहीं खाता है, उसी तरह से ये छोटा मोटा कभी काम नहीं करते थे, हमेशा बड़ा काम ही करते थे। एम बन्ने बेकार बेसी रहे पर छोटे मोटे काम कभी नहीं करते थे। અને અનાજની ગુણો ભરીને ગાડી કભી ચલાते नहीं थे, हमेशा इंसानों को भी इधर से उधर
ઘુમાને કા કામ करते थे। અને જોખમી ધંધાના ઘા પણ એવા જ વેઠ્યા હતા। और ऐसे कार्य के लिए उसने बड़े बड़े डेयरिंग भी किए थे एंड काफी सारे लोगों ने उसके ऊपर अटैक भी किए थे एंड तभी जाके ये दोनों पॉपुलर हुए थे। એટલે એનો બોલ ખાલી થૂક ઉડાડવા જેવો નહોતો, मतलब इसकी बात सिर्फ बोलने जैसी बात नहीं थी, यानी कि सामान्य सिंपल रखने जैसी बात नहीं थी, सही में लोग उसकी बातों पे भरोसा करते थे। અને આથી જ કીકીને આ ભયને सम्मुख આવી પડ્યો। आज कुछ ऐसी परिस्थिति थी कि माणिक मुनिम कीकी को लेने के लिए यहाँ पर आनंद शहर आए थे और वहां पर ले जाते वक्त दलभाई ने वजय संघ ने अपनी क्वालिटी उसके सामने रखी। એની સાથે પસ્તાતી હોય એમ ક્યારની ચૂપ બેઠી હતી। એ સમયે बेचारी बोलती है, कीकी जो है चुपचाप से बैठी थी, कबू की जो सहेली है, फ्रेंड। एम होय ने तो धीरे से बेचारी डर के कारण से कबू बोल देती है, सॉरी कीकी बोल देती है कि ऐसा हो ना तो कबूबेन एक काम करो ने, रास्ताમાં આ જણસો પહેરીને, मतलब इतना हैवी ऑर्नामेंट्स और कपड़े पहन के हम बैठे हुए हैं, सो बेटर है थोड़ी देर के लिए रख लो, आप घर पे जाके उसको पहन लेना। इस तरह से थोड़ा सा कीकी को डर लगता है तो कबू को बोलती है। माणिक मुनिम ने भी वापस से कीकी को सपोर्ट करते हैं और वो बोलते हैं कि हाँ हाँ हाँ, कीकीનું કહેવું એમ કાઢી નાખવા જેવું નથી, बात तो सही है। माणिक मुनिम भी चाहते थे कि ये इतने सारे ऑर्नामेंट्स ना पहने, क्या है कि जितनी सेफ्टी रहे उतना अच्छा है। इसलिए माणिक मुनिम ने कीकी को सपोर्ट किया कि बात तो सही है कीकी की, कि ऐसे ही करो आप, इस तरह से आप निकाल दो। मोटे भागे दीठानु जहर से, ज्यादातर इंसान को क्या होता है, देखता है तो परेशानी होती है। और देखो आपका भी मतलब इसी तरह से लोग देखेंगे, इतने सारे ऑर्नामेंट्स है, इतने हेवी सामान है, तो शायद तक प्रॉब्लम हमें हो सकता है। अब आगे बात चली नहीं। कबू ने कहा एम होय तो लो, हूँ काढ़ी नाखो। उसने सपोर्ट किया कि ऐसा हो तो लो, मैं आपको मतलब निकालने में हेल्प करती हूँ। પણ એને આગળ વધુ બોલવા દીધા વગર कान मांडी અને આગળ दलभाई बूम पाड़ी और पड़ोस में जो चलाने वाली गाड़ी है वजय संघ को कहता है, करे ओ वजय संघ सुन रहा है? तो के क्या आजो आटला वर्षे इतने साल के बाद माणिक मुनिम जी हमारा नाक कटवाने पर तुले हुए हैं, नाक कपावा बैठा छे। कबूने कहे छे कि आ जणसो उतारीने दाबड़ाમાં मतलब डिब्बे में मतलब बैग में रख दो, ऐसा बोल रहे हैं। तो वजय संघ जो बाजू में गाड़ा चला रहे थे उसने कहा कि अरे, कबू ने अडवी करी ने, अडवी मतलब जहां पर गले में हाथ में अगर ऑर्नामेंट्स ना हो, लाइक बैंगल्स है या हार या मंगलसूत्र नहीं होता है, ऐसा बगैर जो ऑर्नामेंट्स के होते हैं ना उसको कहते हैं अडवी हो जाना, है ना। ज्यादातर जो स्त्रियों का गहना होता है वो उसके साथ ही ज्यादातर 16 श्रृंगार वाली स्त्री लगती है, और अगर वो नहीं है तो जरूर उसके साथ कुछ खराब कर्म हुआ है, ऐसा लोग समझते हैं। तो इसको अडवा कहते हैं, खाली ऑर्नामेंट्स का जो गला या हाथ होते हैं उसको अडवा कहते हैं। तो कबू ने कहे छे कि कबू ने अडवी કરીને माणिक मुनिम जी हमारा सही में नाक कटवाने के लिए तुले हुए, आप क्या कर रहे हो ऐसा। माणिक मुनिम जी जो है बनिए थे, तो बनिए होने के नाते उसने अपना रस्तो निर्भय बनाने के लिए, मतलब बिना डर के आगे चलने के लिए इस बात को टाल दी। एवी मर्दानगीनी कोई कोई बातों करता दलभाई અને वजय संघ गाड़ी चला रहे थे। बीच बीच में कबू और कीकी जहां से यानी कि मुंबई शहर से आए थे तो मुंबई शहर की बात भी किए जा रहे थे। और तभी मैं धीरे 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 करके पेटलाद मूकी અને पंडोड़ी गांव नी भागोल, भागोल का मतलब होता है पादर, है ना, बाहर जो खुला एरिया होता है उसको पादर कहते हैं, भागोल कहते हैं। तो पेटलाद शहर छोड़कर अब पंडोड़ी गांव की भागोल आवता दहाड़ो मेल बेसी गयो, मतलब धीरे धीरे करके शाम होने लगी। अब शाम होने की तैयारी हो गई। ज्यादातर जो सिंपल अगर कोई गाड़ी चलाने वाले होते तो इतना जोखम कभी नहीं लेते। एंड रात का समय में इस तरह से गाड़ा चलाना, साथ में दो लड़कियां और ऊपर से इतने सारे ऑर्नामेंट्स, ऐसे चलाने का कोई डेयरिंग नहीं करता। पर ये तो कौन है, वजय संघ जी है, एंड उसके साथ हमारे कौन है, दलभाई है, तो वो लोग इसका साथ ले रहे थे। સામાન્ય તરીકે ગાડી હોય તો આવું જોખમી લઈને રાતે ગાડા હાંકવાનું પગલું કોઈ ના ભરે, પરંતુ આ તો બે જણ રાતના 10-11 વાગે ત્યારે પહેલો પોરો લેતા, मतलब फर्स्ट टाइम, मतलब पहला उसका रुकने की जगह होती, बाकी कंटिन्यू चलाते ही रहते कंटिन्यू 10-10 बजे तक रात को, ऐसा था। એટલે માણેક મુનિમને એ વાતના સંમત થયો કે ચલો ठीक है, थोड़ी देर यहाँ पर रुक जाते, थोड़ी रात हुई इसके कारण से। अब यहाँ पर रुकते हैं तो थोड़ा ढेबरा, यानी कि इसको ढेबरा कहते हैं, ढेबरा खा लेते हैं, थोड़ा आराम कर लेते, फिर वापस से गाड़ी चलाना शुरू कर देते रात में समय।
परंतु उस समय हमारे जो माणिक मुनिम जी है, उसको लगा कि काम करते हैं, ये जो हमारा गांव है यहाँ से कोई हम वड़ाविया को ले लेते हैं। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वड़ाविया, ये समझने जैसी बात है। ये वड़ाविया का काम करते हैं और इसका नाम है महिजी बारैया। अब क्या होता है कि हर एक गांव के अंदर एक स्पेसिफाई एक बाउंड्रीज होती है, उस बाउंड्री के अंदर कोई एक स्पेशल पर्सन होता है, उसका नाम और मान सम्मान बहुत चलता है। अगर उस बैलगाड़ी में है तो कोई भी चोर डाकू लुटेरा उसको हाथ लगाता नहीं है। तो ये जो सपोर्टिंग का काम करता है उसको कहते हैं वड़ाविया। अगर सिंपल कोई गाड़ी वाला होता है तो हमेशा अपने साथ कोई ना कोई वड़ाविया को रखते हैं ताकि कोई उसको लूटे नहीं। परंतु यहाँ पर तो ये दोनों स्पेशल गाड़ी वाले हैं और उसको वड़ाविया की कोई जरूरत नहीं है। परंतु हमारे जो माणिक मुनिम जी है वो थोड़े चतुर चालाक या कह सकते हैं वाणिया बुद्धि चलाने वाला व्यक्ति है। उसको लगता है कि अगर डबल प्रोटेक्शन लिया जाता है, डबल सिक्योरिटी अगर मिल जाती है तो और बेटर होगा। इसके कारण से वो जो है दल भाई की या फिर कह सकते हैं कि हमारे वज्र सिंह दोनों की इंसल्ट करने पे तुले हुए हैं कि उसको लगता है कि हम गांव में से और एक वड़ाविया इसके साथ रख लेते हैं। तो એટલા માણેક मुनि में इस बात का सम्मत થયા कि गांव में से कोई वड़ाविया साथे लावવાની दरखास्त मतलब उसने बोला कि मैं ऐसे लेके आ जाऊं। ढेबरा खाता खाता वजय संघ ની आंख लाल हो जाती, गुस्सा आ जाता है। दल भाई के ऊपर तो जैसे किसी ने अटैक किया हो, घा किया हो, ऐसा लगा। पोते ज गांडा था, हम ही पागल है जिसके साथ आए हैं, पर आए हैं तो क्या करेंगे। पर उस वक्त उन दोनों को याद आया कि इस गांव के अंदर अगर कोई होता है तो वड़ाविया में कौन होता है, महिजी बारैया। ये जाएगा तो लोग किसको पहुंचाएंगे, तो कि महिजी बारैया के पास पहुंचाएंगे। अब महिजी बारैया को जब बोलेंगे कि अच्छा बताओ आपकी गाड़ी कौन चलाते हैं, तो ये बोलेंगे कि भाई हमारे साथ तो दलबाई है वजय संग है, तो महिजी बारैया कभी नहीं आएगा कि उसको पता है कि इतने बड़े अगर गाड़ी आप लेके चल रहे हो तो मेरे जैसे सामान्य वड़ाविया की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए वजय संघ जी को एंड दल भाई को ऐसा लगा कि जाने दे माणे मुनि को, वहां पर जाके बोलेगा तो वो ही इसकी इंसल्ट कर देगा। इसलिए वो दोनों चुप हो जाते हैं। वड़ाविया જોઈને એના મનમાં હાડોહાડ અપમાન તો हो गया, समसमी उठ्या पर वो कुछ बोलते नहीं है। माणिक मुनिम जी गांव के अंदर वड़ाविया शोधवा मतलब ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। महिजी बारैया गांवना वड़ाविया के अंदर उसका बहुत बड़ा पॉपुलर नाम था, परंतु ये नरियो शाहूकार હતો। अब ये जो है महिजी बारैया वो एक जमाने के अंदर दोनों काम करते थे, यानी लूटने का भी काम करते थे एंड प्रोटेक्शन देने का भी काम करते थे, है ना, दोनों काम करते थे। पर धीरे धीरे करके महिजी बारैया का काम जो है वो वड़ाविया के हिसाब से बहुत पॉपुलर होने लगा। सो उसने लूटने का काम कर दिया बंद। किसने, महिजी बारैया ने। तो यहाँ पर लिखा है कि शाहूकार હતો એમ નહીં, ચોર પણ હતો, પર વડાવિયા તરીકે કામ કરે ત્યારે જીવના જોખમે સામનો કરતો અને જ્યારે લૂંટવાનું કામ કરે ત્યારે જનून से लूटने का भी काम करता, यानी ये दोनों काम करते थे। पर धीरे धीरे करके ये दोनों परस्परी विरोधी स्वभाव वाला वड़ाविया का काम करने वाले महिजी बारैया थे और सब लोग उसको जानते थे। पर इसको लगा कि भाई अब वड़ाविया तरीके अगर हम काम करता हूं तो कोई मेरा मतलब भरोसा नहीं करेगा, इसलिए उसने धीरे धीरे करके उसने जो लूटने का काम है वो बंद कर दिया ताकि लोगों के उस पर विश्वास बैठना शुरू हो जाए। धीमे धीमे उसकी शाख है, उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती गई वड़ाविया के हिसाब से और आज भी उसकी वही पॉपुलैरिटी थी। दलभाई અને वजय संघ ने खातरी હતી कि ये यानी कि हमारे माणिक मुनिम जी वड़ाविया के हिसाब से उसके पास ही जाने वाले हैं। માણેક મુનિમજીને પૂરેપૂરો બની આવ્યો કારણ કે મહીજી આ બંનેને સારી રીતે ઓળખતા હતા। એટલે સાથે આવવાને બદલે मानेक मुनिम को ही दो शब्द सुना देगा, कौन, महीजी बारैया। वो उसको पता था, उसको बोला कि जाने दो कोई बात नहीं, घेर चालिया दे, ऐसे रहने वाले नहीं है। तो इस तरह से धीरे धीरे करके हमारे माणिक मुनिम जी जो है वो वड़ाविया ढूंढने के लिए किसके घर की ओर निकल पड़ते हैं, महीजी बारैया के घर पे। क्या वहां पर महिजी बारैया मिलते हैं, नहीं मिलते हैं, मिलते हैं तो क्या बातें होती है वो हम समझते हैं दूसरे पार्ट के अंदर। ठीक है।